वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 के कुछ एमसीक्यू। स्टार्टिंग की वीडियो में आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि सारी एमसीक्यू आपको सभी को अवेलेबल हो जाएंगे परीक्षा मंथन की बुक में। हमने भी परीक्षा मंथन की बुक से ही ये कंटेंट लिया है और जिन स्टूडेंट्स को बुक बाय करनी है परीक्षा मंथन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट वॉज अनेक्टेड इन 1996। जो हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट है वो कब अनेक्ट हुआ था? बिल्कुल सही, 1996 में। क्लियर। अगर हम अनेक्टमेंट डेट के बारे में बात करें तो डेट क्या है अनेक्टमेंट डेट आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट की? 16 अगस्त 1996। अगर हम एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात करें, याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना अनेक्टमेंट डेट में और एनफोर्समेंट डेट में। अगर हम एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात करते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट की तो क्या है? 22 अगस्त 1996। क्लियर। Comes to the second question. The Arbitration Conciliation Act 1996 was enacted taking into consideration। अगर बात करें आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के बारे में तो हमने कौन से मॉडल लॉ से क्या लिए थे? रूल्स लिए थे आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए। मॉडल लॉ एंड कंसिलेशन रूल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उनसिट्रल लॉ, यानी कि जो हमारे सारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के जो रूल्स थे वो हमने कहां से लिए थे? बिल्कुल सही, UNCITRAL model law से। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटेड टू द डिस्प्यूट वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज। अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 के बारे में, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ क्या कहता है? आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है? वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल और हैप्चुअल रेजिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि कोई भी दोनों पार्टीज में, फॉर एन एग्जांपल दोनों पार्टीज में जो एक पार्टी है, एक इंडिविजुअल है, वो क्या हो? हैप्चुअल रेजिडेंट हो किसी भी कंट्री का अदर देन इंडिया। क्लियर। बी पॉइंट क्या कह रहा है? ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड एनी कंट्री अदर देन इंडिया, कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया की कंट्री को छोड़ के, यानी कि अदर देन इंडिया। पॉइंट क्या कहता है? एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुज सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां से एक्सरसाइज करा जा रहा हो? एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि इंडिया को छोड़ के कहीं भी और कंट्री से किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का या एसोसिएशन का मैनेजमेंट करा जा रहा हो या कंट्रोल एक्सरसाइज करा जा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा? बिल्कुल सही, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एंड डी पॉइंट क्या कहता है? अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो देखा जाए ये चारों के चारों पॉइंट ही क्या बता रहे हैं? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बता रहे हैं। और कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में। टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आंसर क्या है? सी, ऑल द फोर अबव, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट ए बी सी डी हमें किस बारे में बता रहे थे? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। Question number 4, an arbitration agreement entered into on 1st August 2019 provides for the arbitration to be in accordance with the Arbitration Act of 1940। अगर हम बात करते हैं पार्टीज ने क्या करा? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाया। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कब बना है? 1 अगस्त 2019 पे। तो यहाँ डेट ही हमें डिफाइन कर रही है कि जो हमारा आर्बिट्रेशन है वो कैसे गवर्न होगा। द आर्बिट्रेशन वुड बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1960। क्लियर। कंफ्यूजन करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया था? अकॉर्डेंस विद द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। बट आप डेट से ध्यान रखना, अगर हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट देखिए 1 अगस्त 2019 में बना है तो किससे गवर्न होगा? ऑब्वियसली बात है वो किससे गवर्न होगा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से। क्लियर बच्चों। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एज पर सेक्शन 3 subsection 2 of the Arbitration Conciliation Act 1996, a communication is deemed to have been received on the day when it is delivered to the addressee। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सेक्शन 3 से रिलेटेड, और सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी हैव रिसीव्ड ऑन द डे व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, कोर्ट एज डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। देखिए सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि आर्बिट्रेशन एक्ट में 1996 में कोर्ट डिफाइंड है, तो कोर्ट की डेफिनेशन क्या है? सीधी कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है हमें आंसर्स में। ए ऑप्शन करेक्ट है। कोर्ट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज एन आर्बिट्रेशन वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज
जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही, सेम डिटो क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा? ऑल दिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कैन बी एडजुडिकेट अपॉन थ्रू आर्बिट्रेशन? देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई भी हमारा डिस्प्यूट होता है उसे एडजुडिकेट कब करा जाता है? आर्बिट्रेशन से। जब वो हमारा किससे हो? अराइजिंग आउट ऑफ आर लीगल रिलेशंस, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी क्या है? वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अराइजिंग आउट ऑफ कमर्शियल रिलेशंस, जैसा कि हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटीज जो पर्सन्स करते हैं वही ज़्यादातर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या गया? तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से क्या है? गलत है। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस के अंदर नहीं है, गलत है, रॉन्ग है। एंड आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग, शैल बी साइंड बाय द मेंबर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो भी हमारा आर्बिट्रल अवार्ड रहता है वो राइटिंग में होता है और उसे दोनों ही पार्टीज या जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? साइन करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रल अवार्ड शैल द स्टेट रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अ साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर टू द ईच पार्टी। बिल्कुल सही कि आर्बिट्रल अवार्ड को बनने के बाद जब वो साइन कर दिया जाता है उसकी कॉपी डिलीवर कर दी जाती है दोनों ही पार्टीज को। डी पॉइंट क्या कहता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग मेक एन इंटरिम अवार्ड। अब ये क्या कह रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होती है वो ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इंटरिम अवार्ड नहीं दे सकती। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सेक्शन 17 क्या होगा? गलत कहलाएगा। सेक्शन 17 में क्या कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? इंटरिम अवार्ड दे सकती है। कब? ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो यहां सेक्शन 17 की स्टेटमेंट को गलत लिख रखा है, इसलिए ऊपर नॉट था। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पता चल गया? देखिए, आप ना क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़िए। तो ये कहां दे रखा था? सेक्शन 17 में दे रखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? इंटरिम अवार्ड पास कर सकती है ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो यहां हम एक क्वेश्चन को करते करते हमें याद भी आ जाएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किस सेक्शन में इंटरिम अवार्ड पास कर सकती है ड्यूरिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो सेक्शन 17। और कोर्ट किस में कर सकती है बच्चों? बिल्कुल सही, सेक्शन 9। तभी मैंने सेक्शन 9 और सेक्शन 17 दोनों ही साथ कवर करे थे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10, द आर्बिट्रल अवार्ड एज डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 इंक्लूड्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, इंटरिम अवार्ड। अगर हम आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है हमारा वो किसे इंक्लूड करता है? इंटरिम अवार्ड को भी क्या करता है? इंक्लूड करता है। किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारे एक्ट में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। Question number 11. Parties A and B have agreed on the seat of the arbitration. अब देखिए, दो पार्टीज हैं A एंड B। उन्होंने क्या करा कि भी हमने सीट, उन्होंने क्या कर दी? सीट ऑफ आर्बिट्रेशन को कर दिया, डिसाइड कर दिया। किसमें? अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में। तो उसे चेंज कैसे करा जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी, कैन बी चेंज बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। जब अपने पार्टी एग्रीमेंट्स में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो क्या हो जाएगी? सीट चेंज हो जाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Question number 12. Which of the following is not an essential condition for an arbitration agreement as per section 7? अगर हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 7 को किसमें? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में, तो कौन सी एक ऐसी एसेंशियल कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड है? क्लियर? इज ए, द एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। और बाकी बी एंड सी क्या है? हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रिटन फॉर्म में होना चाहिए। बी पॉइंट क्या कहता है कि पार्टीज क्या करेंगी? एग्री करेंगी, जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आने वाले फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होंगे वो कहाँ करेंगे? उसका आर्बिट्रेशन करेंगे, वो कोर्ट्स के पास नहीं जाएंगे। क्लियर? नंबर 13, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कंटेन इन अ डेफिशिएंटली स्टाम्प्ड एंड कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। कोई भी हमारा देखिए आर्बिट्रेशन क्लॉज कंटेन करता है और जिसमें क्या है? डेफिशिएंटली स्टाम्प्ड है वो, और वो क्या है? एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। तो उस पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो भी डेफिशिएंटली अमाउंट होगी स्टाम्प की वो करनी पड़ेगी विद पेनल्टी। स्लाइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, इज एनफोर्सेबल ओनली इफ द डेफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी अलॉन्ग विद पेनल्टी इफ एनी इज पेड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14. Under Section 8 of the Arbitration and Conciliation Act,
द रेफरेंस ऑफ पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इज मैंडेटरी। अब सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है बच्चों? जैसा आप सभी को पढ़ा रखा है कि क्या अगर कोई भी मैटर कोर्ट के पास आया और मैटर में क्या है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, और किसी पार्टी ने क्या करा, ए और बी पार्टी हैं, तो ए पार्टी ने क्या कहा कि हमारे बीच में क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो कोर्ट के ऊपर क्या आ जाएगी, मैंडेटरी ड्यूटी आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि उसे क्या करना पड़ेगा, मैटर को क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए। तो वही हमारा क्या है, सामने क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 15, ए फाइल सूट अगेंस्ट बी। आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है सूट का, ध्यान से देखना। ए ने क्या करा, सूट फाइल करा अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू अंडर द एग्रीमेंट टर्म्ड वेयर ऑफ हैज सिंस एक्सपायर्ड बाय एफ्लुक्स ऑफ टाइम। बी फाइल्स एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 contending that the agreement contains an arbitration clause. The court would then, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, सेक्शन 8 के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज को रेफर कर देगा किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए। ए ने क्या करा, बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, कहा कोर्ट में फाइल कर दिया होगा। तो भैया ए की क्या ड्यूटी बनती है, ए जाएगा एप्लीकेशन फाइल कर देगा किसकी, सेक्शन 8 की। अब हमारी कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन क्या होगी, कोर्ट को मैटर कहाँ रेफर करना पड़ेगा, पार्टीज को कहाँ रेफर करना पड़ेगा, किस चीज के लिए रेफर करना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 16, ए पार्टी सीकिंग इंटरिम मेजर फ्रॉम अ कोर्ट वुड बी फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9। देखिए, अगर पार्टी इंटरिम मेजर लेना चाहती है कोर्ट से तो किस सेक्शन में लेगी, सेक्शन 9 में। और अगर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल से लेना चाहती है तो बच्चे किस सेक्शन में आएगा, सेक्शन 17। नंबर 17, डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी are referred to arbitration under the Arbitration Conciliation Act 1996. The final award is rendered on 1st June 2019 in the favor of B. During the summer vacation of the court, an urgent situation arises in which B wishes to seek interim relief. अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये कुछ मिलती जुलती लग रही है। कहाँ से मिलती जुलती लग रही है, पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ है, और उन्होंने किस चीज को रेफर करा, आर्बिट्रेशन के लिए। और आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड आया, फाइनल अवार्ड, वो क्या हुआ, रेंडर्ड हुआ है, यानी कि पास करा गया, अभी एनफोर्समेंट नहीं हुआ। अब यहां मैंने पास और एनफोर्समेंट क्यों बोला, अभी आगे बताऊंगा, 2 मिनट वेट करें। रेंडर्ड कब हुआ, 1 जून 2019 में। और बी को ऐसा लगता है कि अब उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इंटरिम रिलीफ की रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन की वजह से बी को क्या चाहिए, बी के फेवर में ही पास हुआ है फाइनल अवार्ड, बट बी ने क्या करा, इंटरिम रिलीफ के लिए, इंटरिम मेजर्स के लिए क्या कर सकता है, बी कोर्ट के पास जा सकता है। किस सेक्शन में जा सकता है, सेक्शन 9। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 फॉर द इंटरिम अवार्ड या इंटरिम रिलीफ या इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम मेजर। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 9 में, तो क्या कहा गया था साफ साफ कि कोर्ट इंटरिम मेजर दे सकता है, इंटरिम रिलीफ पास कर सकता है पार्टी को। कब कब, बिफोर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड आफ्टर द अवार्ड पास्ड बट बिफोर एनफोर्समेंट। यानी कि अवार्ड के पास होने के बाद भी क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होती है, वो क्या कर सकता है, बिल्कुल सही, इंटरिम मेजर दे सकता है, पास कर सकता है इंटरिम मेजर पार्टी को, बट एनफोर्समेंट के बाद नहीं कर सकता। तो क्लियर, यहां पे क्वेश्चन क्या था, रेंडर्ड की वजह से कि क्या हुआ, जो बी के फेवर में पास तो कर दिया गया फाइनल अवार्ड, बट वो क्या नहीं हुआ था, अभी एनफोर्स नहीं हुआ था। क्लियर बच्चों? सेक्शन 18, इंटरिम मेजर बाय अ कोर्ट अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सिक्योरिंग द अमाउंट इन द डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन। बिल्कुल आपको बताया जाए तो बिल्कुल क्या दे रखा है, इंटरिम मेजर बाय कोर्ट, यानी कि सेक्शन 9 बिल्कुल डायरेक्टली आपको दे रखा है कि कब कब क्या कर सकती है, पार्टी कोर्ट के पास जा सकती है इंटरिम मेजर लेने के लिए। तो यहां आपने देखा हो ओवर एंड ऑल कि सेक्शन 9 और सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है अभी तक के क्वेश्चन में। तो यहां से आप क्या करो, एनालिसिस करा करो कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तभी हम जो टीचर्स होते हैं, जो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एनालिसिस के बाद आपको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप सारे सेक्शन पढ़ाइए, एक एक चीज़ पढ़ाइए। देखिए, टीचर कोशिश सब चीज़ करता है पढ़ाने की, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आपको भी एग्जाम क्रैक करना है या अच्छी नॉलेज अटेन करनी है, तो मेन क्वेश्चन की नॉलेज होती है, जहाँ से एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप
जीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ना थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पेपर्स देखने के बाद, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद, क्वेश्चनों को देखने के बाद कि कहाँ किस टॉपिक से क्या करने हैं, भाई जो पैनल है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन निकाल रहा है। तो इसलिए बच्चों जो चीज़ टीचर बताया करे उसी की गाइडेंस पे चलना चाहिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो फार एज सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 इज कंसर्न। तो मैंने क्या कहा था, देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, सिंपल सी बात है, एंट्री मेजर ले सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, आप एक बार रीड आउट करें, बिल्कुल सेक्शन 9 से पूछा गया है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 20, एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? सिंपल सी बात बता जाए कि दो पार्टी क्या करती है, अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर को, और आर्बिट्रेटर ऐसा कहीं लिखा है कि इंडियन होना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम सेक्शन 2 में आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या लिख रखा है साफ साफ, मे बी ऑफ एनी नेशनैलिटी अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है जब तक पार्टीज क्या ना करें, अपने एग्रीमेंट में क्या ना करें कि फॉर एन एग्जांपल इंडियन होना चाहिए, लाइक दैट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल टर्मिनेट्स। अब देखिए, जो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल होता है कब टर्मिनेट हो जाता है? ए पॉइंट क्या कहता है, व्हेन आर्बिट्रेटर विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, जब आर्बिट्रेटर अपना ऑफिस छोड़ देता है। बी पॉइंट क्या कहता है, पार्टीज क्या करती है, एग्री करती है कि हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है, या आर्बिट्रेटर क्या है, इनकम्पिटेंट है। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, इन सारी सिचुएशन क्या है, ये करेक्ट है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 किसके बारे में बात कर रहा था कि आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कब क्या होती है, टर्मिनेट करी जाती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 22, द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 2 आर्बिट्रेटर। अब पार्टीज क्या 2 ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, 2 से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, कैंसिल। बी पॉइंट क्या कहता है, आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच मैनर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। तो ये तो सर ने बताया था कि आर्बिट्रेशन को अगर पार्टीज क्या करती है, एग्री करती है आर्बिट्रेशन के लिए, तो आर्बिट्रेटर क्या कर सकती है, जितनी उनकी मर्जी होती है उतने नंबर्स को अपॉइंट कर सकती है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी डिटरमाइन नहीं है, फ्रीली है, पार्टीज कितने भी आर्बिट्रेटर क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, इवन नंबर नहीं कर सकती। और अगर इवन नंबर भी करती है तो वो वॉइड नहीं होते। उसके लिए सर ने क्या बताया था, अगर इवन नंबर जैसे फॉर एन एग्जांपल 2 हो गया, तो 2 में क्या है, जो ए पार्टी है वो क्या करेगी, A1 यानी कि आर्बिट्रेटर 1 अपॉइंट करेगी, बी क्या है, A2 अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर 2, और A1 एंड A2 यानी कि आर्बिट्रेटर 1 एंड आर्बिट्रेटर 2 क्या अपॉइंट करेंगे, A3 यानी कि आर्बिट्रेटर 3 हु एक्ट एज अ, बिल्कुल सही, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट कैन बी फाइल्ड। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के बारे में, तो एप्लीकेशन सेक्शन 9 की कहां करी जाती है फाइल? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आइदर इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट। अब सेक्शन 9 में क्या था, सर ने क्या पढ़ाया था, ध्यान करो। सेक्शन 10 क्या था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 11 क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। जब पार्टीज क्या नहीं कर पाएगी, सेक्शन 11 में क्या कहा था, कैसे क्वेश्चन कनेक्ट है, कनेक्ट करो अपने दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 23 को सर ने कहा था कि जब पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पाएगी आर्बिट्रेटर, तो पार्टीज क्या करेंगे, सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगा देंगी। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है यानी कि अदर देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट में। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सेक्शन 11 की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन से क्या करेगा, आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करवाएगा किसे, पार्टीज को। क्लियर? तो यहां आपको पॉइंट समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, ए पार्टी सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर थ्रू द हाई कोर्ट और इट्स डेजिग्नेटेड शेल मेक अ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में था, बिल्कुल सही, हाई कोर्ट वाला। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 में। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25, एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द आर्बिट्रेशन बाय 4 आर्बिट्रेटर। अब अगर इवन में 4 हैं तो क्या होगा, वो क्या कैसा अज्यूम कर लिया जाएगा, बिल्कुल सही, अ सोल आर्बिट्रेटर। एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर आर्बिट्रेशन बाय 4 आर्बिट्रेटर इज अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज एन एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन बाय सोल आर्बिट्रेटर। वहां क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, उसे सोल आर्बिट्रेटर कंसिडर कर लिया जाएगा। क्लियर? होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। लास्ट में भी मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमने ये कंटेंट किस बुक से लिया है, परीक्षा मंत्र बुक से। वीडियो के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में मैं छोटी सी क्लिप बुक की डाल दूंगा। बुक बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से,
जब आप टॉपिक पढ़ लें तो रिवीजन करने के लिए अपने आप को एक कहते हैं ना इवैल्यूएट करने के लिए कि हमें कितने टॉपिक समझ आया कितना नहीं समझ आया, उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बुक का। अमेजोन से मैंने भी परचेज करी है, जिसने स्टूडेंट को अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो परचेज कर ले, क्योंकि टॉपिक समझने के बाद एक एमसीक्यू करके आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। बुक काफ़ी अच्छी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।